जस्ट गए थे। पहली प्रॉपर्टी क्या बताती है आपको कि आपके पास एक मैट्रिक्स है, आपने क्या किया कि उसके सारे रोज को और सारे कॉलम्स को, ये ध्यान रखे रहे कि सारे रोज और सारे कॉलम को इंटरचेंज कर दिए, तो मैट्रिक्स की मैट्रिक्स यानी कि या मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ेगा, है ना। यानी मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है, उसके सारे रो को उसके सारे कॉलम से इंटरचेंज कर दिया तो उसके डिटर्मिनेंट यानी न्यूमेरिकल वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पर कंडीशन क्या है कि सारे रो सारे कॉलम से इंटरचेंज हो जाए, कुछ बीच का नहीं रहे, है ना। यानी रो 1 कॉलम 1 बन जाएगा, रो 2 कॉलम 2, रो 3 कॉलम 3। सिमिलरली अगर यही ऐसा सर, करोगे तो यही चीज मैट्रिक्स में रहती तो मैट्रिक्स में ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स देखो अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लो तुम्हारे क्लास में आपने परम्यूटेशन पढ़ा होगा, तो और हमने शायद परम्यूटेशन से मिला जुला क्वेश्चन भी किया होगा कि मैट्रिक्स अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट करती है। डिटर्मिनेंट एक अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करता, वो एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। इसको मैं ऐसे समझाऊं कि अगर देखो आप कि एक ट्रायंगल है आपके पास, मान लो एक एबीसी ट्रायंगल है ना, और कोई इसको टॉप पर बोल रहा है, 3 इसके वर्टेक्स है, कोई बोल रहा है कि ये पॉइंट जो है ना वो टॉप पर है, ठीक है। इसका कुछ एरिया होगा इस ट्रायंगल का, मान लो एरिया ए है ना, वो सामने से देख रहा है इसको, वो एपेक्स यानी टॉप पॉइंट दिख रहा है। कोई अगर इधर से देखेगा तो उसको अब टॉप पे क्या दिखाई देगा बताओ। अगर कोई यहाँ जिधर से मैंने एरो बनाया उधर से देखेगा तो टॉप पॉइंट क्या दिखाई देगा, ये वाला दिखाई देगा क्या? यस सर। तो उससे ट्रायंगल की एरिया को कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। एग्जैक्टली तो ये अरेंजमेंट नहीं है, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है एरिया। उसी तरह से अगर आपके पास मान लो, यहाँ पर हम दिखा भी देते हैं ऐसे ही, मान लो हमारे पास ऐसे कुछ डिटर्मिनेंट है A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3 ऐसे है, सामने से कोई देख रहा है तो उसको रो 1 कौन सा दिखाई देगा? ये दिखाई देगा ना रो 1, ये रो 2 दिखाई देगा और इसको ये रो 3 दिखाई देगा, ठीक है। सिमिलरली ये कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 2 दिखाई देगा, सही बात है। अब मान लो किसी को ये नहीं पता है कि उसको यहां से देखना है, वो यहां पर खड़ा होकर के देखने लगा, तो उसको रो 1 ये दिखाई देगा क्या? रो 2 ये दिखाई देगा और रो 3 उसको ये दिखाई देगा, और ये उसको अब कॉलम 1 दिखाई देगा, कॉलम 2 तो सेम है, ये उसको कॉलम 3 दिखाई देगा। तो इस देखने के नजरिए से डिटर्मिनेंट की वैल्यू बदली क्या? आपने कुछ भी नहीं किया, आप यहाँ खड़े थे पहले 180 डिग्री घूम के खड़े हो गए, तो डिटर्मिनेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू को थोड़ी ना फर्क पड़ेगी जब तक आपने कुछ उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की। आप सिर्फ अपने देखने के दृष्टिकोण को बदल रहे हो, तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई आपको? यस सर। ठीक है। तो जो हम कह रहे हैं ना कि हमने पूरे रो को पूरे कॉलम से इंटरचेंज कर दिया, ये हम कह रहे हैं, पर एक्चुअली में क्या होता है कि हमने अपने ओरिएंटेशन को चेंज किया होता है कि जो हमें रो 1 में दिख रहा होता था अब वो हमें कॉलम 1 में दिखाई दे रहा है। इसको ऐसे समझो कि आपके पास ये थे रो 1 रो 2 रो 3 थे, और कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 थे। तो आपने एक्चुअली इंटरचेंज नहीं किया होता है। आप प्लीज माइक को ऑफ कर लो, है ना, जहां से आवाज आ रही। तो आपने रो और कॉलम को इंटरचेंज नहीं किया होता है। चलो मुझे ही म्यूट करना, जिसको अनम्यूट करना है खुद को कर सकता है ना। तो हमने कहा था कि हमने रो और कॉलम को इंटरचेंज किया, ये हम लिखने के लिए कहते हैं, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। हम अपने आप को ओरिएंट करते हैं कि जो पहले रो 1 में था अब वो मुझे कॉलम 1 में दिखाई दे रहा है, जो रो 2 में था वो कॉलम 3 में दिखाई दे रहा है, जो रो 3 में था वो कॉलम 3 में दिखाई रहा है, एंड अदर वे राउंड। तो इससे डिटर्मिनेंट के न्यूमेरिकल वैल्यू को फर्क नहीं पड़ेगा, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। वही प्रॉपर्टी 1 है, ठीक है। बुक्स में जरूर ऐसा कहते हैं कि हम चेंज करते हैं, पर एक्चुअली में हम अपने ओरिएंटेशन को चेंज करते हैं,
डिटर्मिनेंट तो वहीं का वहीं रहता है। ठीक है, तो ये सिंपल सी प्रॉपर्टी है, थोड़ा ज्योमेट्री इन्वॉल्व है। तो होपफुली आपको ये प्रॉपर्टी 1 अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन प्रॉपर्टी 2 ऐसा नहीं है। प्रॉपर्टी 2 कहती है कि अगर हमने किसी रो और कॉलम को इंटरचेंज किया, यानी रो 1 को उठा करके रो 2 में रखा और रो 2 को उठा करके रो 1 में रखा, अब आप कहीं से भी देखोगे अपने आप को स्पेस में ओरिएंट करके, रो 1 कभी रो 2 और रो 2 कभी रो 1 में नहीं दिखाई देगा, है ना। तो इस तरह से जब करेंगे तो डिटर्मिनेंट की साइन बदल जाएगी, और ये कॉलम के साथ भी वैलिड है और इन दोनों रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन के साथ भी वैलिड है। ठीक है, तो अगर आप एक बार इंटरचेंज करते हो तो एक बार साइन बदलती है, 2 बार करोगे तो एक और बार साइन बदलेगी। यानी अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स हम अगर चेंज कर रहे हैं ओरिएंटेशन को, तो फिर साइन वैल्यू सेम रहेगा। जैसे एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी 10, आपने जो रो और कॉलम को इंटरचेंज किया वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स किया, तो अभी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 10 रहेगी। और अगर आपने जो इंटरचेंज किया है उसका एक ऑड नंबर है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू -10 आ जाएगी। एज सिंपल एज दैट। तो मेरे ख्याल से इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको, या नहीं होगा अभी तक। जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो कहती है कि कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर एग्जैक्टली सेम हो जाएं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। और ये हमने प्रूफ भी किया था, बहुत सिंपल है। आप जैसे रो 1 को रो 3 के बराबर रख लो, रो 1 रो 3 को इंटरचेंज कर लो, माइनस वैल्यू आ जाएगा, लेकिन डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो वही रही, है ना, जैसे हमने ऊपर में किया था। यहाँ पर देखो, तो ABC को ऊपर नीचे आप कर लो, माइनस तो आ जाएगा, लेकिन मैट्रिक्स दिखाई देने में तो या डिटर्मिनेंट दिखाई देने में अभी भी सेम है, ABCDEF ABC ABCDEF ABC। तो डेल्टा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा हो गया, तो यहाँ से डेल्टा की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, हमने ये भी कहा था कि अगर रो 1 कॉलम 1 के बराबर हो जाए तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, रो 1 किसी रो 2 या रो 3 के बराबर ही होना चाहिए, या रो 2 जो है वो रो 1 या रो 3 के बराबर ही होना चाहिए। सिमिलरली कॉलम किसी कॉलम के बराबर ही होना चाहिए, उसके रो के बराबर होने या नहीं बराबर होने से वो एक इत्तेफाक है, संयोग है, उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू की प्रॉपर्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी पर आ गए थे। ये कह रहा है कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है और मैंने किसी स्केलर से उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, तो उसके सारे के सारे एलिमेंट्स उसी स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाते थे। लेकिन डिटर्मिनेंट के केस में ऐसा नहीं है, आपके पास 3 रो हैं और 3 कॉलम है। तो अगर आपने किसी डिटर्मिनेंट को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया, तो या तो वो किसी भी एक रो से मल्टीप्लाई हो सकता है या तो किसी भी एक कॉलम से मल्टीप्लाई हो सकता है। यानी 9 में से वो केवल 3 एलिमेंट्स को ही टच कर सकता है। ठीक है, तो अब इसके बारे में थोड़ा हम जानते हैं, इसका मतलब क्या है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको समझ लें। तो हम इसके प्रूफ से स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एक मैट्रिक्स है या डिटर्मिनेंट है डेल्टा, इसको हमने लिखा है ऐसे A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब कोई मुझे इसको एक्सपेंड करके बता सकता है क्या जल्दी से? A1 इंटू, जल्दी से बताओ, A1 किसके बराबर होगा, मतलब डेल्टा किसके बराबर होगा? A1 इंटू B2C3 माइनस B3C2। B2 C3 माइनस B3 C2, गुड, माइनस B1 इंटू A2 A2C3 C3 C3 minus minus A3 C2 A3 गुड, प्लस C1 इंटू A2 B3 A2 minus B2 A3। वेरी गुड। ठीक है, ये रही डेल्टा की वैल्यू। अच्छा, अब हमने कुछ ज्यादा नहीं किया,
हम उसको जो रो वन है उसको k से मल्टीप्लाई कर देते हैं मान, तो ये क्या आ जाएगा KA1 KB1 और KC1। केवल हमने C1 रो को k से मल्टीप्लाई किया, बाकी को टच नहीं किया, ऐसे ही रहने दिया। तो यहां से डेल्टा वन की वैल्यू बता सकते हैं कि A1 किससे मल्टीप्लाई होगा, कि A1 किससे मल्टीप्लाई होगा बताओ। सेम प्रोसेस है, पहला एलिमेंट के A1 था, अब ये किससे मल्टीप्लाई होगा, B2C3 माइनस B3C2। B2 C3 माइनस B3 C2। ठीक है, माइनस KB1 ये किससे मल्टीप्लाई होगा, A2 हम्म, C3 माइनस C2 A3। ठीक है, प्लस KC1 A2 B3 माइनस B2 A3। ठीक है। अब मैं यहां से K कॉमन ले सकता हूं, तो क्या आएगा A1 B2C3 माइनस C2B3 माइनस B1 A2C3 माइनस C2A3 प्लस C1 A2B3 माइनस B2A3। ठीक है, अब ये जो आया ना, ये किसके बराबर है बताओ, ये डेल्टा के बराबर दिख रहा है क्या आपको, सेम। यस यस सर। तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं क्या, डेल्टा वन इज इक्वल टू K टाइम्स डेल्टा। यस इसका सर। मतलब क्या है, फिर से सोचो, इसका मतलब क्या है कि मैंने केवल एक रो को K से मल्टीप्लाई किया, पूरा डिटर्मिनेंट K से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैट्रिक्स के केस में अगर ऐसा होता तो ये जो K है इसको मैं अब ऐसे भी कह सकता हूँ, उल्टा भी तो कह सकता हूँ कि अगर मेरा डेल्टा कुछ है, ऐसे कुछ है, तो डेल्टा K डेल्टा क्या हो जाएगा, या तो K टाइम्स रो वन हो जाएगा, या फिर रो टू को K टाइम्स कर सकते हैं हम, ये पहले की तरह रहेगा, या फिर सिर्फ रो थ्री को K टाइम्स करेंगे, बाकी दोनों अनचेंज होंगे। सिमिलरली कॉलम के साथ भी होगा। तो अगर मान लो मैं ये कहूं कि मुझे हर मैट्रिक्स की तरह मैं चाहता था कि ये जो स्केलर K है ये हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो, तो मुझे कितने K चाहिए थे मल्टीप्लाई करने के लिए, फिर से 9। सुन लिया। नहीं, यहाँ पर जो जो 3K आपको दिख रहा है ना, वो एक ही K एक्चुअली है ना, एक ही K से मल्टीप्लाई कर रहा है। जैसे K5 था, 5 इंटू A1 5 इंटू B1 5 इंटू C1। तो एक हम क्या कर रहे हैं, देखो फिर से रिलेट करो बस। यहाँ पर मैट्रिक्स लिख दिया, यहाँ पर डिटर्मिनेंट लिख दिया। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसीलिए इस पे समय दिया जा रहा है, ध्यान से सुनना। मेरे पास एक मैट्रिक्स है A, वो कुछ ऐसा है, मान लो दो ही का लेते हैं, A1 A2 B1 B2 ऐसा है। मैं अगर K इंटू A लिखता हूं तो क्या आएगा, ये क्या आएगा, KA1 A1 KA2 KB1 KB2। यहां तक मेरे ख्याल से सही है, किसी को डाउट नहीं होगा। एक मैट्रिक्स को जब किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरे के पूरे एलिमेंट्स जो हैं वो उसी से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अब इसके डिटर्मिनेंट को हमने ऐसा लिखा, आमने सामने। अब मैं ऐसे लिखता हूं कि ऐसे, तो ये क्या होगा, या तो ये ऐसा होगा, या तो ये ऐसा होगा, या फिर ये
ऐसा होगा, या फिर ये ऐसा होगा। ये आप समझ पा रहे हैं? या तो जो Yes, sir. स्केलर है किसी एक कंप्लीट रो से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पर 2 रो थे, तो जब रो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो और किसी चीज से मल्टीप्लाई नहीं होगा। जब रो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ रो 2 से मल्टीप्लाई होगा, किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगा। सिर्फ कॉलम 1 से अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहीं पर हो रहा है और किसी कॉलम से नहीं होगा। कॉलम 2 से तो सिर्फ कॉलम 2 से। ये बात समझ में आ गई आपको? यहाँ तक समझ में आ गया? ये ऊपर हमने प्रूफ किया है, यही है। अगर मैं Yes, चाहता sir. हूँ, है ना, हाँ पूछो, अगर किसी से कुछ भी पूछ। कर सकते हैं ना, क्या? किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, वो मेरी मर्जी है ना। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, फिर से बोलो। तो चाहे हम रो से करें या हाँ कॉलम हाँ 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 से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो आपके पास है। केवल एक ही रो या केवल एक ही कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, ये कंडीशन है। किस रो से किस कॉलम से वो आप पर निर्भर है, आपको जो सुविधा लगे या जो सर क्वेश्चन की मल्टीप्लाई डिमांड हो। करने के बाद पूरे डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा ना? हाँ देखो, तुम ऐसे समझो कि हम कर क्या रहे हैं। आपके पास एक इक्वेशन है x इज इक्वल टू वाई मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 5, मान लो, तो 5x इज इक्वल टू 5y हो गया। उसी तरह से a इज इक्वल टू ये था, दोनों साइड को k से मल्टीप्लाई किया तो ये k हो गया। और यहाँ पर जो k होगा ये या तो केवल एक रो से मल्टीप्लाई होगा या तो केवल एक कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, ऐसा कहा जा रहा है। जबकि मैट्रिक्स के केस में क्या था कि अगर मैं LHS को k से मल्टीप्लाई करूंगा तो RHS में k जो है हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता था। तो अब मेरा कहना है कि मान लो कि मैं ऐसा चाहता हूं कि मेरा RHS ऐसा दिखे, मेरा RHS ऐसा दिखे कि इसका भी हर एलिमेंट k से मल्टीप्लाई हो, तो मुझे LHS में कितने k चाहिए थे? LHS में मुझे कितने k से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये बताओ। अब ये एक तो जैसा लगभग दिख रहा है, कितने k चाहिए थे LHS में, बताओ। तो 2 चाहिए, यानी क्या हो जाएगा ये k इंटू के स्क्वायर, दिखा? एक के रो के लिए कर दिया, एक के कॉलम रो 1 के लिए, एक रो 2 के लिए, या एक के कॉलम 1 के लिए, दूसरा के कॉलम 2 के लिए, तो k इंटू के स्क्वायर दिखा आपको? बताओ भाई, ये समझ में आया? यस सर। यस सर। इसका मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, k इंटू ए। इसका मतलब क्या है कि ए डिटर्मिनेंट के अंदर के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब के डिटर्मिनेंट के बाहर आएगा तो के स्क्वायर हो जाएगा। इसको और समझाता हूँ अभी, और समझाता हूँ। घर में नहीं लग रहा जी। ठीक है, माइक को ऑफ कर दो अगर अननेसेसरी टॉक्स हो रही है ना। जैसे मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है और उसका मैं डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूँ, तो डिटर्मिनेंट को हमने ऐसे लिखा A1 B1 C1 और A2 B2 C3, A2 B2 C2, A3 B3 C3, ऐसे लिखा ऑब्वियसली इस तरह से। अब मैं चाहता हूं ऐसा, नेक्स्ट स्टेप पे मैं लिखूं अब मैं चाहता था कि मेरा ये ऐसे बन जाए कि A1 KB1 KC1, है ना, और KA2 KB2 और KC2, KA3 KB3 और KC3। ऐसा मैं चाहता था कि मेरा मैट्रिक्स ऐसा कुछ आना चाहिए। तो राइट साइड में क्या आएगा ये, सॉरी लेफ्ट साइड में क्या आना चाहिए? के स्क्वायर। के स्क्वायर नहीं, फिर से सोचो। सर के क्यूब। के क्यूब, क्यूब। के क्यूब बिल्कुल। 3 बार होगा। निकालना कैसे है? बहुत आसान, इसका ऑर्डर जो है वही, उतना ही पावर आ जाएगा इस पे, है ना। जितना ऑर्डर है उतना ही इसका पावर आएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, याद रहेगा आपको हमेशा कि यस।
मैट्रिक्स के केस में ए को अगर मैं के से मल्टीप्लाई करता हूं तो पूरा का पूरा ये ऐसे हो जाता है, लेकिन अगर ए है, इसको मुझे अगर ऐसा बनाना है, मतलब कि पूरा का पूरा के ए हो जाए ऐसा, तो ये हो जाएगा के क्यूब इंटू ए। ठीक है, ऐसा लिखने का पर्पस क्या है कि देखो मैं अगर ये लिख रहा हूं, अगर मैं ये लिख रहा हूं A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, तो यहाँ पर A क्या है, A ऐसा कुछ है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, तो K टाइम्स क्या है, सबको K से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आपका K टाइम्स ये भी मल्टीप्लाई हो गया। आपने क्या किया, दोनों साइड को K से मल्टीप्लाई किया। अब जब डिटर्मिनेंट वाला साइन लगा दोगे तो यहाँ भी लग जाएगा, लेकिन जब K को इसके बाहर निकालना चाहोगे तो ये ऐसे लिखते हैं, ये तरीका होता है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, लेकिन जब K को बाहर निकालना चाहोगे डिटर्मिनेंट के तो ये तरीका होता है, ये याद रखना। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर ये मान लो तुमसे मैं पूछूं कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है 5 इंटू ए, और ए क्या है 2/2 का मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट है, तो इसको मैं ऐसे लिखना चाहता हूं कि तो के की वैल्यू कितनी होगी, क्या बताओगे? के का स्क्वायर हो जाएगा। यानी 5 का स्क्वायर 25, ये आंसर है। सही है, समझ में आया? अंदर लिखो तो एक ही चीज है, अंदर जब लिख रहे हो ना, जब सब कुछ डिटर्मिनेंट के अंदर लिख रहे हो तो सिर्फ इसकी बात कर रहे हो आप, सिर्फ इसकी बात कर रहे हो। जब के को डिटर्मिनेंट के बाहर निकालोगे तब तुमको दिखाना पड़ेगा कि कितने बार हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसीलिए के क्यूब हो गया। ये अंतर है, ये कन्वेंशन है, आपको समझना होगा, है ना, कि 5a का मतलब है कि a डिटर्मिनेंट के हर वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। अब मैं आपसे पूछूं कि मैं डिटर्मिनेंट को अलग लिखूं और जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसको अलग लिखूं तो कैसे लिखा जाएगा? तो आप पूछोगे कि इसका ऑर्डर कितना है। अगर ये 3/3 का है तो जो भी इसका ऑर्डर है नंबर को उसका क्यूब कर दिया। समझ में आ गया ये, क्या डाउट है इसमें? बताओ भाई, ये समझ में आ गया अच्छे से? यस सर। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलो, इसका रिवर्स भी सही है ना। जब हम नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसका मतलब है कि किसी एक रो से हम नंबर को कॉमन भी निकाल सकते हैं, किसी एक रो या किसी कॉमन से किसी पर्पस के लिए, है ना। तो उसको अभी देखते हैं रिमार्क में। ये प्रॉपर्टी 4 का रिमार्क है। ये क्या कहता है, पहला रिमार्क क्या है कि बाय दिस प्रॉपर्टी we can take out any common factor from any row or column of a given determinant। ठीक है, याद रहेगा। अगर हम किसी रो और कॉलम को के से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो इसका उल्टा भी सही है, किसी एक रो या किसी एक कॉलम से हम किसी नंबर को निकाल भी सकते हैं कुछ पर्पस सॉल्व करने के लिए। तो इसका मतलब क्या है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे मान लो मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है डेल्टा इज इक्वल टू 1 2 3, फिर है ये मान लो ऐसे लिख दिया 4 6 8, या मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, और यहाँ पर है 3 10 11। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बता सकते हो, इस डिटर्मिनेंट की? इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी बता सकते हो बिना सॉल्व किए?
चलो देखो ध्यान से, ये 1 2 3 है, ये 9 10 11 है। इसमें कुछ कॉमन लग रहा है आपको इसमें? 2 है सर। तो 2 को कॉमन निकाल लिया तो अंदर में क्या बचेगा? सर 1 2 1 3 2 3। ठीक है, 1 2 3 सर तो ये 0 आपको, आएगा। हाँ, तो आपको देखो दोनों प्रॉपर्टी यहाँ से आ गई, थर्ड भी और फोर्थ भी। आपने क्या सीखा? आपने सीखा था ना कि हम एक रो और एक किसी भी स्केलर से अगर हम मैट्रिक्स को, सॉरी, डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसी एक रो से मल्टीप्लाई होगा या किसी एक कॉलम से जाकर मल्टीप्लाई होगा। तो उल्टा भी सही है कि हम किसी एक रो या किसी एक कॉलम से एक न्यूमेरिकल वैल्यू बाहर निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ से निकाला ताकि ये दोनों बराबर हो जाएं, तो इसकी वैल्यू 0 आ गई आंसर। ये बात क्लियर है, आपको समझ में आ गई ये? यस ठीक है, तो ये पहला रिमार्क था इस प्रॉपर्टी का। अब यही बात जो हमने अभी किया है क्वेश्चन में, इसको थ्योरी में भी लिख लेते हैं। ये क्या कहता है कि इफ corresponding elements of any two rows or columns of a determinant are proportional यानी कि इन द सेम रेशियो then its value is 0। ठीक है, ये अंग्रेजी में आपको बताया गया, मैं आपको हिंदी में सरल भाषा में समझा देता हूँ। ये कह रहा है कि अगर किसी दो रो या दो से ज्यादा रो या किसी दो या उससे ज्यादा कॉलम में से कुछ एलिमेंट्स को कॉमन निकाल करके हम उन रोज या कॉलम्स को बराबर कर सकें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसको मैं हिंदी में भी लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि अगर किसी रो या कॉलम में से कुछ कॉमन निकाल कर किसी रोज या कॉलम्स, किसी की जगह किन्हीं होगा अगर हिंदी के हिसाब से जाएं तो, ये रोज या कॉलम्स को आइडेंटिकल किया जा सके तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आ गई कि आपको एक मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट दे दिया गया, अगर कुछ ऐसा दिख रहा है कि कुछ कॉमन निकालने पर दो रो आइडेंटिकल हो गए या दो कॉलम आइडेंटिकल हो गए तब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई अच्छे से। तो इस पर बेस्ड एक दो एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए क्या कर सकते हैं। चलो ये कर लिया। वन, 3 और ये 4 है, 17 और इसको 3 मान लिया, इसको 6 मान लिया। तो इसको, इसका वैल्यू बताओ क्या कर सकते हैं इसमें? इसमें कैसे सॉल्व कर सकते हैं?
देखो सर देखो रो 1 से 6 कॉमन निकालो। रो 1 से 6 कॉमन निकाला तो 6 क्या बचा अंदर में, ये बताओ। रो 1 से 17 ठीक है 17 3 6 3 6 3 6। तो अब रो 1 और रो 3 बराबर हो गए, यस सर। इसकी वैल्यू 0 आ गई आंसर। यस तो इसका मतलब यही है ना, जो प्रॉपर्टी 3 आपने पढ़ी थी कि कोई भी दो रो और कोई भी दो कॉलम बराबर हो जाए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती है। और चौथी प्रॉपर्टी की के से मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल एक रो या केवल एक कॉलम बराबर होगा, मतलब के से मल्टीप्लाई होगा। इनका कॉम्बिनेशन भी हम कर सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी में यही दिखाया गया कि अगर कुछ ऐसा हो कि किसी एक रो से आप किसी एक नंबर को कॉमन निकाल लें और दो रो या कोई दो कॉलम बराबर हो जाएं, तब भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो यही एक तरीका है सॉल्व करने का। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, आ गया ना। यस सर। तो जब हम वैसे एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, इसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के बहुत ज्यादा अच्छे हैं, है ना। तो मैं चाहता हूं कि मैं वो आपको होमवर्क ना दूं, मतलब सर कुछ होमवर्क दूं, बाकी करूं आपके साथ। हाँ बताओ। सर ऊपर आप सर केस से सर रो 1 को मल्टीप्लाई किए थे और फिर एक सर मिनट रो एक 1 को मिनट एक्सपेंड एक करके प्रूव मिनट किए। कहाँ पर बताओ। सर जहाँ प्रूफ रोकना मुझे जहां पर बात हो, यहाँ पर कहीं, नो सर ऊपर। इसके ऊपर। ये तो हमने प्रूव यस किया था। हमने यस सर। देखो, पहले हमने डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली, फिर रो 1 को डिटर्मिनेंट का नाम कुछ और दे दिया और केवल रो 1 को मल्टीप्लाई किया के से, बाकी को नहीं किया। और पाया कि जो डिटर्मिनेंट की नई वैल्यू आई है ना, वो पुराने डिटर्मिनेंट के के टाइम्स आई है। ये प्रूफ किया था। अगर रो 2 में केस मल्टीप्लाई तो करें भी आता केवल रो और 2 में, केवल रो 2 में। मतलब तुम ऐसा कह रहे हो कि A1 B1 C1 होता और ये के A2 हो जाता, ये के B2 हो जाता, ये के C2 हो जाता और ये A3 B3 C3, ऐसा ये कह रहे हो। यस सर फिर अब रो 1 के हिसाब से एक्सपेंड करें तब भी वही आंसर कब आएगा। कैसे भी करो, कैसे भी करो, है ना, ये के डेल्टा ही आएगा। कैसे भी करो, उससे फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि फिर ये के यहाँ की जगह अंदर में कहीं आ जाता है, दोनों जगह, फिर वहां से कॉमन निकालना पड़ता है। तो बात वही है, फर्क नहीं पड़ता, है ना। और अगर तुम यहाँ दोनों जगह के लिख देते, रो 1 में भी रो 2 में भी, तो ये के स्क्वायर आ जाता। तीनों जगह अगर लिख देते कि और कैसे भी करके मल्टीप्लाई करते, ये के क्यूब आ जाता। ठीक है, समझ में आ गई ये बात। ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई कैसे Yes, sir. करना फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा, है ना, तो वो टेंशन ही नहीं है। प्रॉपर्टी लिखता हूँ, फिर हम लोग इसी क्लास के लिए दोबारा ज्वाइन होंगे। ये एक छोटी सी प्रॉपर्टी, उसको लिख देता हूँ। अ डिटर्मिनेंट कैन बी broken into two determinants of the same order with respect to any row or column। ठीक है, तो अभी मैं इसको स्टॉप करता हूँ, है ना। आप प्लीज